हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 7 फरवरी 2023 सीटेट हिंदी का प्रीवियस पेपर हल करेंगे और उसके सभी विकल्पों को व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्राणों को संकट में डालने वाली वैसीली हवाएं कौन फैला रहा है? कारखाने की चिमनियाँ, कारखाने की नालियाँ, बड़े बड़े कल के कारखाने, कारखाने और प्रयोगशालाएँ। दोस्तों, यहाँ दिए गए गद्यांश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वायुमंडल में जीवन को संकट में डालने वाली जो जहरीली गैसें हैं और हवाएं हैं वो कारखानों की चिमनियों से निकल रही हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, कारखाने की चिमनियों से। क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है कारखाने से निकलने वाले जहरीली वायु, कारखाने से निकलने वाला धुआं, या फिर घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। तो दोस्तों, यहाँ हमारा गद्यांश के आधार पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को कारखाने से निकलने वाला रसायन युक्त पानी प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, नदियों के जल को कौन प्रदूषित कर रहा है? कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? दोस्तों, नहीं है वाहन, उद्योग, कारखाने, विद्यालय। तो दोस्तों, जैसा पता चल रहा है इसमें नाम से ही, वाहनों से धुआं निकलता है, ये भी हमारा वायु प्रदूषण का कारक है। उद्योगों से भी धुएं निकलते हैं, उनकी चिमनियों से दूषित हवा और दूषित धुआं निकलता है, तो ये भी हमारा प्रदूषण का कारक है। कारखानों से भी प्रदूषण फैलाने वाला धुआं निकलता है। लेकिन विद्यालय एक ऐसा कारक है, यहाँ से धुआं नहीं निकलता है, यहाँ से शिक्षा निकलती है। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्राण वायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी अभाव के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? अभावपूर्ण, अनुपस्थिति, अतिशयता, अभावग्रस्त। दोस्तों, अभाव के स्थान पर इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? तो अनुपस्थिति। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, अनुपस्थिति, ना कि अभावग्रस्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है। इस वाक्य से तात्पर्य है, शत्रुओं द्वारा किए जा रहे आक्रमणों से मानव का अस्तित्व संकट में है, वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में है, पड़ोसी देशों द्वारा किए जा रहे आक्रमणों से मानव सभ्यता संकट में है, अनेक रोगों के कारण मानव सभ्यता पर संकट छाया हुआ है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है, वाक्य में तात्पर्य सही है कि वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। बड़े बड़े शब्द युगम है, बड़े बड़े जो ये शब्द हैं, ये कौन से शब्द युगम है? पुनरुक्त शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सार्थक या निरर्थक शब्द। तो दोस्तों, बड़े बड़े शब्द युगम कौन से हैं? पुनरुक्त शब्द। जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार हो। ठीक है ना दोस्तों? जब एक ही शब्द वाक्यों में लगातार 2 बार प्रयुक्त हो,
तो वह विशेष अर्थ दर्शाता है। तो उस शब्द को क्या कहते हैं? उस शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे जाते जाते, खेलते खेलते, या फिर बार बार। तो दोस्तों ये कैसे शब्द हैं? ये हैं पुनरुक्त शब्द। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चौतरफा में समाज का भेद है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समाज। तो दोस्तों चौतरफा में जो समाज है वो है द्विगु समाज। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि किसी सामाजिक पद में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो, ठीक है, किसी समासिक पद में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो, तो समस्त पद समूह का बोध कराता है। करवाता है या करवाए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई भी समासिक पद जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाचक हो, जैसे चौतरफा में चो जो है ये संख्यावाचक है। इसका चो का मतलब होता है 4, ठीक है, चारों तरफ से। तो प्रथम शब्द संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञा हो। तरफा क्या हुआ? एक संज्ञा होगी, एक नाम हो गया, ठीक है। और पूरा पद क्या करा रहा है? एक समूह का बोध करा रहा है, चौतरफा। तो इसलिए ये हमारा द्विगु समाज हुआ। दोस्तों द्विगु समाज का समास विक्रय करते समय दोनों पद को लिखकर अंत में का समूह या समाहार भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बेहिचक शब्द है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आगत शब्द, देशज शब्द। दोस्तों बेहिचक शब्द एक प्रकार का आगत शब्द होता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो आए हुए होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं से आए हुए शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में बाहर से आए हुए शब्दों को आगत शब्द कहते हैं। इस तरह दोस्तों विदेशी या आगत शब्द, ठीक है ना, आगत शब्द को विदेशी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, विदेशी शब्द, ठीक है। ये वे शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी में दिनचर्या या हमारे रोजमर्रा के जीवन में बोले जाने वाले शब्द होते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बेहिचक शब्द आगत शब्द है या फिर विदेशी शब्द भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसारित शब्द में प्रत्यय है पर,
रित, इत या फिर तय। दोस्तों पर का ध्यान रखना, पर है उपसर्ग। पर क्या होता है? उपसर्ग है, ठीक है ना। उपसर्ग क्यों है ध्यान रखना, किसी शब्द का में लगने वाला पहला शब्द, पहला वर्ण जो होता है वो उपसर्ग होता है, अगर उसके लगने से किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो रहा है तो। और प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है। तो पर तो शुरू में लगा हुआ है इसलिए ये उपसर्ग है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। रित, दोस्तों रित भी नहीं होगा, ठीक है। इत हो सकता है और तय भी नहीं होगा, क्योंकि देखो प्रसारित, जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं ना तो उसको कुछ इस तरह से तोड़ा जाता है दोस्तों, ताकि उसके दोनों पदों में कुछ ना कुछ अर्थ निकले। ऐसे ही किसी भी शब्द को हम नहीं तोड़ सकते अपनी मर्जी से। प्रसारित, ठीक है ना, देखो प्रसारित, प्रसारित, इस तरह से इसको तोड़ेंगे तो यहाँ होगा इत शब्द। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रत्यय शब्द वह होते हैं जो किसी अन्य शब्द के, मैं लिख देता हूं उसकी भी डेफिनेशन। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के पीछे जुड़कर या बाद में लगकर, किसी शब्द के बाद में लगकर उस शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल देते हैं, ठीक है ना। लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कविता में किसे संबोधित किया गया है? समस्त जीवों को, मातृभूमि को, लोगों को या फिर नियारों को? तो दोस्तों कविता में मातृभूमि को संबोधित किया गया है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। कवि ने किसी नासमझी पर दुख व्यक्त किया। मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को मानना, मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद करने को, मातृभूमि द्वारा सभी से नजदीकी रिश्ता बनाना, मातृभूमि द्वारा अलग अलग फल देना। तो दोस्तों हमारे पदांश के अनुसार जो है, सॉरी गद्यांश के अनुसार, मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद को मानने को लेकर कवि दुख भी व्यक्त करता है, ठीक है। मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद को करने को मानना, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मातृभूमि की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सभी को अपना न मानना, सभी को समान फल देना, सभी पर समान उपकार करना, जीवन को सपन दिखाना। तो दोस्तों हमारा यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 3, सभी पर समान उपकार करना। मातृभूमि की किस विशेषता की ओर अंकित किया गया है? सभी पर समान उपकार करना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार भेदभावपूर्ण व्यवहार मिलता है, भेदभाव मिलता है, अलग अलग जीव मिलते हैं, अलग अलग परिणाम मिलते हैं। दोस्तों सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग फलों की, अलग अलग परिणामों की परिणाम मिलते हैं या अलग अलग फल मिलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लोचन युक्त से तात्पर्य है जो लालच करते हैं, जो देख सकते हैं, जो साहसी हैं, जो शक्तिशाली हैं। दोस्तों लोचन का मतलब क्या होता है पता है आपको? लोचन का मतलब होता है नयन। नयन का मतलब क्या होता है? आंखें, ठीक है। लोचन युक्त से तात्पर्य है जो लोग देख सकते हैं या जो देख सकते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण शब्द नहीं है प्यारे, सम, नियारे या फिर संबंध।
दोस्तों प्यारे, सम, नियारे, ये सब किसी न किसी शब्द के साथ या किसी वाक्य में जुड़कर किसी भी वाक्य की विशेषता बता सकते हैं। लेकिन संबंध शब्द ऐसा है जो किसी की विशेषता नहीं बताएगा, ठीक है। संबंध कोई विशेषण शब्द भी नहीं है, जबकि प्यारे, सम और नियारे ये तीनों शब्द विशेषण है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा साधन सही है? बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। बहुभाषिक कक्षाओं का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखें। नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, बहुभाषिक कक्षाओं का यह मतलब नहीं है कि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा देशों की भाषा सीखे, ज्यादा से ज्यादा राज्यों की भाषा सीखे, ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जब अंग्रेजी विद्यालय के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे सरकारी स्कूल, हिंदी मीडियम के स्कूल कहाँ जाएंगे? तो बहुभाषा का ये भी अर्थ नहीं होता है। बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चों को मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी फिर अंग्रेजी, इस तरह से 3 भाषा का चयन वो भाषा सीखनी चाहिए। दोस्तों, बहुभाषा कक्षा में प्रत्येक बच्चों को मातृभाषा से शुरू करते हुए, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है एकदम, है ना। शिक्षक को जो है बच्चे की मातृभाषा से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चों को मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी, अंग्रेजी, इस तरह से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑप्शन यहाँ से हमारा गलत हो जाता है। इतना ऑप्शन हमारा गलत है जबकि इतना सही है। तो ये इस सवाल के अकॉर्डिंग, हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग ये हमारा ऑप्शन कट जाता है। लेकिन बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखना, सीटेट में एक क्वेश्चन बना था, बहुभाषावाद कक्षा में क्या उत्पन्न करती है। तो ध्यान रखना, इसमें कई सारे ऑप्शन थे जिसमें ये सही था कि बहुभाषावाद शुरू में तो एक चुनौती होती है। क्या होती है? बहुभाषा शुरू में चुनौती, कठिन नहीं, ध्यान रखना, चुनौती है, लेकिन बाद में संसाधन का काम करती है। संसाधन का काम करती है। ये किसके लिए कहा गया था? ये बहुभाषा के लिए कहा गया था। और यहाँ बहुभाषा जो है एक संसाधन के रूप में होना चाहिए, यही वाला ऑप्शन 1 जो है हमें यही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर? समग्र भाषा उपागम, विभिन्न दर्शनग्राही उपागम, समग्र भाषा उपागम, संरचनात्मक उपागम या फिर संप्रेषणात्मक उपागम। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, समग्र भाषा उपागम। क्योंकि दोस्तों समग्र भाषा उपागम बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। किस पर देती है? स्पष्ट समझ पर बल देती है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं, भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें एक समान वाक विकार हैं, एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक समान कोई भी सब में जो है एक समान किसी भी तरह का भाषा का कोई विकार नहीं हो सकता हो, ना ही एक समान भाषा का शिक्षण हो सकता है। तो ये 2 हमारे ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकारों में बात करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए तो किसी स्पेशल भाषा में बात की जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। जो मानक भाषा में बने हुए हैं उनका सभी लोग एक समान प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? दोस्तों नहीं करना चाहिए।
जब एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहानी सुनाते हुए रचनावादी उपागम का प्रयोग कर रही है तो उसको किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? इनमें से कहानी की थीम से संबंधित शिक्षार्थियों के पूर्ण ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जब भी बच्चों को कोई नया प्रकरण पढ़ाना हो या कोई नया ज्ञान देना हो तो उससे पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान जान लेना चाहिए और बच्चों को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही कोई नया ज्ञान देना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा, यानी ये तो पॉजिटिव है, जबकि ये नेगेटिव पूछ रहा है। कहानी के अंत का अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए। दोस्तों बिल्कुल, बच्चों को कहानी और कथन, कहानी और कविता का उद्देश्य ये होता है बच्चों में कल्पना शक्ति का, अनुमान लगाने की शक्ति का विकास हो सके। ठीक है, तो कहानी के अंत का अनुमान लगाने के अवसर देने चाहिए। कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए या फिर कहानी के पात्रों पर विमर्श करने के मौका देना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल, कहानी के पात्रों पर विमर्श का क्या मतलब होता है दोस्तों? विमर्श का मतलब होता है चर्चा करना। ठीक है ना, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी उद्देश्य पर, किसी भी समस्या पर बच्चे हम वयस्कों के साथ या टीचर के साथ सभी बच्चे मिलकर जो है चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ये क्या कहलाता है? ये अंतःक्रिया कहलाता है। इस पर वाइगोस्की ने बल दिया है और वाइगोस्की ने कहा है बच्चे में सर्वाधिक भाषा का विकास किसके द्वारा होता है? अंतःक्रिया के द्वारा। ठीक है ना, अंतःक्रिया के द्वारा। तो विचार विमर्श करने का मौका देना चाहिए, इसका मतलब है बच्चे को अंतःक्रिया करने के मौके देने चाहिए। तो हमारा ये भी ऑप्शन जो है पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों, कहानी को कंठस्थ करना, कंठस्थ का मतलब होता है याद करना। उसको समझने के बजाय उसको याद कर लिया और उसी का फिर वर्णन कर देना। ठीक है ना, तो इसी युक्ति का जो है एक शिक्षिका को अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है? बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़िया को गौरैया कहते हैं। बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते। बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है। बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से सीख सकते हैं। भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखना, किसमें? भाषा अर्जन में किताब की, स्कूल की, विद्यालय की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन जो है स्वतः ही हो जाती है। ये अनौपचारिक रूप से स्वतः होने लगती है बच्चों में। भाषा अर्जन करने की क्षमता का विकास सभी बच्चों में होता है और वो इसके लिए जन्मजात होती है। भाषा अर्जन क्या है? ये यहाँ से सीटेट में दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन जन्मजात है, जन्मजात है। और ये क्या होती है? ये औपचारिक तरीके से सीखी जाती है, या ये स्वतः यूं ही होने लगती है। यह स्वतः अनौपचारिक तरीके से सीखी जाती है या सीख लेता है, अपने आप ही सीख लेता है बच्चा इसको। दोस्तों भाषा अर्जन होता क्या है? भाषा अर्जन होता है कि किसी भी भाषा को सीखने की क्षमता होना। किसी भी भाषा को सीखना नहीं, भाषा अर्जन होता है किसी भी भाषा को जो सीखने की जो क्षमता है, उस क्षमता को हम भाषा अर्जन कहते हैं। ये क्षमता जन्मजात होती है और ये सब क्षमता स्वतः होती है, अनौपचारिक रूप से होती है। दोस्तों भाषा अर्जन को LAD भी बोलते हैं, लैंग्वेज एडिशन डिवाइस। ठीक है, LAD। इसकी अवधारणा किसने दी है? भाषा अर्जन की या LAD की अवधारणा दोस्तों किसने दी है? तो चोम्स्की महोदय ने दी है। ठीक है ना, किसने दी है? चोम्स्की महोदय ने दी है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़िया को गौरैया कहते हैं। बच्चे यहाँ अनौपचारिक रूप से भाषा का प्रयोग करना सीख गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्य के प्रति रूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि पर, संप्रेषणात्मक उपागम पर, प्रत्यक्ष विधि पर या फिर संरचनात्मक उपागम पर?
तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा, भाषा शिक्षण के संरचनात्मक उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है, यानी संरचनात्मक उपागम। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संरचनात्मक उपागम ये क्या है? यह विधि नई पद्धति तथा श्रव्य मौखिक पद्धति के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। यह पद्धति नई विधि व श्रव्य मौखिक पद्धति के रूप में जानी जाती है। शब्दों का चुनाव तथा वर्गीकरण के अनुसार ये जो संरचना होती है वो इसी के तहत सिखाए जाते हैं, संरचनात्मक उपागम विधि के द्वारा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, गहन पठन क्या है? सरसरी तौर पर पठन, गंभीर पठन, पठन से पूर्व, या फिर दोस्तों सामूहिक पठन। दोस्तों देखो सबसे पहले यहाँ देखो गहन पठन। गहन पठन का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है इन्होंने सामूहिक पठन। दोस्तों सामूहिक पठन क्या होता है? सामूहिक पठन होता है जब बहुत सारे बच्चे किसी प्रकरण को समूह बनाकर पढ़ते हैं ना, समूह में उच्चारण करते हैं, या किसी किताब को, बुक को समूह में एक साथ लगातार पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं सामूहिक पठन। जब बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ें यानी सामूहिक पठन। पठन से पूर्व यानी पढ़ने से पहले। दोस्तों गहन पठन क्या पढ़ने से पहले होगा? नहीं, पढ़ने के बाद ही होता है। पहले उसको पढ़ा जाता है, फिर उसको जो है धीरे धीरे बारीकी से ध्यान से पढ़ा जाता है। सरसरी तौर पर पठन। दोस्तों सरसरी तौर पर पठन तब किया जाता है जब हमें जल्दी जल्दी में किसी शीर्षक का या सारांश का कुछ स्पेशल चीज जो है नोट करनी होती है या उस पर नजर डालनी होती है, तो वो पढ़ा जाता है सरसरी तौर पर। लेकिन गहन पठन क्या होता है दोस्तों? गहन पठन होता है गंभीर पठन, ठीक है। जब व्याकरणात्मक व्याख्या करते हुए अर्थात एक एक तथ्यों को समझते हुए पठन क्रिया संपन्न की जाती है। समझ रहे हैं ना? जब एक एक तथ्यों को क्लियर करते हुए पठन क्रिया की जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? गंभीर पठन या फिर गहन पठन। और दोस्तों इसको समीक्षात्मक मौन पठन भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? समीक्षात्मक मौन पठन। समीक्षात्मक मौन पठन, ठीक है दोस्तों। इसमें समय अधिक लगता है। इसमें क्या लगता है? इसमें समय अधिक लगता है। गहन पठन का दोस्तों जब हम यूज करते हैं तो विशेष तथ्यों को समझने के लिए, ठीक है ना। विशेष तथ्यों को समझने के लिए गहन पठन की आवश्यकता होती है। जैसे किसी विशेष सूचना की जानकारी के बारे में पढ़ना, उसको बिल्कुल पूरा का पूरा पढ़ना, ध्यान से कोई चीज मिस ना हो जाना, इसको बोलते हैं गहन पठन या गंभीर पठन या फिर समीक्षात्मक मौन पठन। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नौकरी संबंधी विज्ञापन कैसा होता है? नौकरी संबंधी विज्ञापन या फिर विज्ञापन में दी गई सूचना का पठन गंभीर पठन के अंतर्गत ही आता है। गंभीर पठन या फिर गहन पठन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्थीरिया का लक्षण है? डिस्थीरिया लेखन में कठिनाई,
ध्वनि वर्ण या शब्दों का दोहराव, ऊर्जा या लंबी तान में बोलने में कठिनाई, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वय में कठिनाई, जिन शब्दों को बच्चे सुनते और पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई। दोस्तों, डिस्ट्रिया आमतौर पर मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। ठीक है ना, क्या है? आमतौर पर मस्तिष्क, इससे कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, मस्तिष्क या फिर तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। किससे होता है? डिस्थीरिया से। दोस्तों, यह किसी भी उम्र में हो सकता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को मांसपेशियों की कमजोरी के कारण, ठीक है ना, मांसपेशियों की कमजोरियों के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वय में कठिनाई आती है। तो डिस्थीरिया किससे संबंधित है? मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वय में कठिनाई के कारण। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? संबद्धता स्थापित करना, अनुमान लगाना, अंत्यक्रिया करना या फिर दोस्तों विश्लेषण करना। दोस्तों, पठन कौशल क्या होता है? ठीक है ना, पठन कौशल दोस्तों किसी भी लिखित भाषा या चित्र को देखकर उसके भाव आशय का अर्थ लगाना पठन कहलाता है। पठन कौशल में जो है बहुत सारे उपकौशल होते हैं, जैसे लिखित या मुद्रित शब्दों को पढ़कर उनके भाव को ग्रहण करने का कौशल, ठीक है ना, शब्दों को पढ़कर उनका भाव ग्रहण करने का कौशल, उनका भाव ग्रहण करने का कौशल, ये क्या है? ये पठन का ही उपकौशल है। भाषा की संरचना को समझने का कौशल, भावों और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को पढ़कर समझने का कौशल, या फिर दोस्तों इससे अलग भी है, और कविताओं कहानियों को चित्रों के आधार पर अनुमान लगाकर पढ़ने का कौशल। अभी पिछली क्वेश्चन में था ना कि कविता का उद्देश्य क्या होता है? अनुमान लगाना, या कविताओं और कहानियों का जो बच्चों को दी जाती हैं गृह कार्य के लिए, या कक्षा में जो कविता और कहानियां बच्चों को सुनाई जाती है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? ताकि बच्चे कविता के या कहानी के अंत का अनुमान लगा सकें, अपने आप अनुमान लगा सकें। कविताओं कहानियों को चित्रों के आधार पर अनुमान लगाने का कौशल, कठिन प्रत्ययों को रोचक बनाने का कौशल, तो दोस्तों यहाँ हमारा कौन सा उपकौशल नहीं है? तो संबंध स्थापित करना तो दोस्तों उपकौशल है, अनुमान लगाना मैंने अभी बताया, अनुमान लगाना भी उपकौशल है, और किसी का विश्लेषण करना भी उपकौशल है। ठीक है, लेकिन अंत्यक्रिया करना किसी भी पठन का उपकौशल नहीं है। ठीक है, ये एक अंत्यक्रिया क्या होती है मैंने बताया, जब हम अपने समवयस्कों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी समस्या पर या किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अंत्यक्रिया बोलते हैं। तो हमारा यही ऑप्शन जो है नहीं होगा, यानी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पठन का उपकौशल अंत्यक्रिया करना नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 25, पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाओं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 बी सही है लेकिन ए गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों गलत हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए सही है लेकिन बी गलत है। पठन एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। पठन के अंतर्गत जो है सो दोस्तों डिकोडिंग, जो लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की भी क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का सर्जन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती है? दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, बच्चों की कहानी सुनाना, कक्षा की दीवारों को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना, मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना। दोस्तों ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है ना। मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करने के लिए कौन सा कार्य कर सकती है एक शिक्षिका? तो दोस्तों दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। मुद्रित समृद्ध परिवेश या प्रिंट समृद्ध, इसको क्या बोलते हैं? मुद्रित समृद्ध परिवेश को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रिंट समृद्ध परिवेश भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रिंट समृद्ध वातावरण से ऐसे वातावरण से है जहां बच्चे को अपने इर्द गिर्द चित्र, चार्ट, कक्षा में पठन कोना, बाल साहित्य, विद्यार्थी मतलब कहने का मतलब है विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई रचनाओं का प्रदर्शन, विज्ञापन, कैलेंडर, सूचनाएं आदि जो है देखने और पढ़ने के अवसर मिले। क्योंकि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो, ठीक है ना। यानी प्रिंट समृद्ध परिवेश हो या समृद्ध परिवेश हो, तब बच्चे भाषा बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। जब दीवारों पर कहानियां होंगी, पोस्टर होंगे, कविता होंगी और उनको जानकारी के नए नए साधन जो है दीवारों पे, स्कूल की दीवारों पे पोस्टर के माध्यम से लगे होंगे, तो ये एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जिससे बच्चों का भाषाई विकास समग्रता से हो। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है? दोस्तों श्रवण कौशल के लिए अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उसका चित्र बनाने के लिए कहती है। बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए, बच्चों को याद रखने योग्य घटनाएं सुनाने के लिए कहा जाए, बच्चों को अपनी से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा। दोस्तों सबसे पहले समझना है श्रवण कौशल के विकास के लिए बात हो रही है, बच्चे के सुनना कौशल के लिए विकास की बात हो रही है। कि कौन से कौशल के लिए? सुनना कौशल के विकास की बात हो रही है। और सुनना कौशल का विकास कैसे होता है? सुनना कौशल दोस्तों ध्यान रखना मानव वार्ता या बातचीत का प्रथम कौशल भी है, ठीक है ना। श्रवण कौशल या सुनना कौशल जो है प्रथम कौशल है, प्रथम कौशल होता है, ठीक है ना। इसलिए शिक्षक को इस पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। तो ग्रह कौशल या श्रवण कौशल कैसे होते हैं? सुनकर पढ़कर जब हम किसी चीज को, भाषा को ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं ग्रह कौशल। ग्रह कौशल के अंतर्गत ही श्रवण कौशल भी आता है। दोस्तों अब सुनना कौशल का विकास करना चाह रही है यहाँ एक शिक्षिका, तो किस तरह से होगा? बच्चों को अपनी से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहना, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। यहाँ तो बोलने कौशल का विकास हो रहा है क्योंकि बच्चा बोलकर कहानी को सुनाएगा। बच्चों को याद रखने योग्य घटना सुनने के लिए कहना, दोस्तों ये भी नहीं है, यहाँ तो रट्टा लगाने की बात हो रही है, याद करने की बात हो रही है। बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहना, दोस्तों पढ़ने से पठन कौशल का विकास होगा, ना कि श्रवण कौशल का विकास होगा। जबकि अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहती है।
ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी जो है सही तरीके से सटीक नहीं बैठ रहा, लेकिन सीबीएसई ने अपना जो है यही ऑप्शन नंबर 1 ही राइट माना था। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य भाषा इस प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण एवं पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल और क्षमताएं। भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक उपागम, प्राकृतिक उपागम, व्यवहारवादी उपागम या वे सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। तो दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारवादी उपागम, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नोम चोम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थक होने की जरूरत है? दोस्तों देखो, भाषा अर्जन के बारे में मैंने बताया था। भाषा अर्जन एलएडी की अवधारणा किसने दी थी? तो नोम चोम्स्की ने। ठीक है दोस्तों, भाषा अर्जन का जो सिद्धांत है किसने दिया था, या एलएडी या भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था नोम चोम्स्की ने, नोम चोम्स्की। ठीक है ना, इसके अनुसार भाषा अर्जन एक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है दोस्तों? भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन एक प्रक्रिया है। यह जन्मजात है, सभी बच्चों में होती है। यह जन्मजात है, यह स्वतः ही होने लगती है, यह स्वतः होती है। इसके लिए दोस्तों किसी भी तरह की व्याकरण की किताब की या व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, किताब व व्याकरण की जरूरत नहीं होती। जबकि भाषा अधिगम में होती है। ध्यान रखना दोस्तों, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों अलग अलग हैं। भाषा अर्जन जो है एक प्रक्रिया है, यह जन्मजात है, यह स्वतः होती है। जबकि भाषा अधिगम को सीखना पड़ता है, वो जन्मजात नहीं है। ठीक है, और उसके लिए एक निश्चित अधिगम की संस्था की जरूरत होती है जहाँ से हम सीख सके अधिगम को, स्कूल की, विद्यालय की, कक्षा की। ठीक है ना, वह स्वतः अपने आप नहीं होती है। जबकि भाषा अर्जन स्वतः अपने आप होने लगती है। और कैसे होती है? अनौपचारिक तरीके से होती है, अनौपचारिक। जबकि भाषा अधिगम कैसे होती है? भाषा अधिगम औपचारिक तरीके से होती है। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन सहज है, यूं ही वातावरण से ग्रहण होने लगती है। ठीक है ना, वातावरण से ग्रहण होने लगती है। इसमें त्रुटियां भी होती हैं, और इसके लिए दोस्तों भाषा अर्जन के लिए परिवेश प्रभावशाली है। क्या है? परिवेश प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, भाषा अर्जन उपकरण। ठीक है ना, मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश के समर्थित होने की जरूरत है? भाषा अर्जन उपकरण की। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानी पढ़ने के लिए कहता है। इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए
प्रोत्साहित किया जा रहा है। दोस्तों, बच्चों को अवकाश में गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की, कोई भी अपनी इच्छा की कोई भी 10 कहानी पढ़ने के लिए कहा गया है। इस तरह से क्या करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? भाई, ये कार्य देने का बच्चे को ये कार्य देने का शिक्षक का क्या उद्देश्य है? क्यों उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है ये कार्य करने के लिए? ताकि उसका गहन पठन कौशल विकसित हो सके, वह बच्चा विस्तृत पठन में विकास कर सके। सरसरी और गहन पठन होगा दोस्तों ये। अच्छा, ये है सरसरी तौर पर पठन या फिर बारीकी से पठन। दोस्तों, अपनी रुचि की कोई भी 10 कहानी पढ़ने के लिए बच्चे को कहा गया। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2, विस्तृत पठन। दिए गए प्रश्न के अनुसार बालक के विस्तृत पठन कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, व्यापक पठन, मस्ती, मनोरंजन और आनंद के लिए पढ़ा जा रहा है। ठीक है ना। विस्तृत पठन किस लिए पढ़ा जाता है दोस्तों? मनोरंजन के लिए। बच्चे की जिसमें रुचि होगी तभी तो कोई 10 कहानी पढ़ेगा, क्योंकि जब उसमें उस कहानी में इंटरेस्ट आएगा तभी तो उसी कहानी को पढ़ेगा, अपने मनोरंजन के लिए और आनंद के लिए। ठीक है, विस्तृत पठन क्या होता है? जहां बच्चा अपनी मर्जी की कोई भी कहानी पढ़े जिसमें उसका मनोरंजन हो और उसको आनंद आए, तो इससे क्या होगा? उसका विस्तृत पठन का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की प्रैक्टिस के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।